परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। कर रही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तमाम नीतियां जो इस भारत के बदलाव का कारक बनी, किसी गरीब के घर में उजाले का दिया जला, तमाम वो मोदी सरकार की नीतियां 2014 से लेकर 19 तक और 19 से लेकर आज तक, उन तमाम नीतियों को, योजनाओं को उन घरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जो ऐसे नारे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे नारे जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और उनके प्रतिकार करने के लिए एक मूल मंत्र है कि किसी भी सवाल का जवाब एक अच्छा संगठन है। और मैं समझता हूं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमें जो दिशा दी है, जो निर्देश दिया है, उस आधार पर प्रत्येक बूथ पर पार्टी का एक मजबूत संगठन ये किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब है। आप और हम सब लोग मिलकर एक ऐसा मजबूत संगठन राजस्थान में खड़ा करें कि राजनीतिक तौर पर जो धारणा बन गई कि राजस्थान की जनता हर बार बदलती है, इस बदलाव के बार के बदलाव को यही विराम दें। और मुझसे कोई पूछे कि आपका मिशन क्या है, हम सब का मिशन है इस बार के सिलसिले को बंद करें। हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता के माध्यम से राजस्थान के जन की सेवा करे, अजय और अभेद्य बने। इस मिशन के साथ हम सब लोग चलें। मैं जानता हूं कि आप सब में वो ताकत है, वो ऊर्जा है। आज सामाजिक तौर पर भी हर श्रेणी के नेता, हर श्रेणी के कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़े हैं, हर मंडल पर हैं, हर जिले में हैं, पूरे प्रदेश में समग्रता लिए हुए हैं। इसलिए भौगोलिक और सामाजिक रूप से आज इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का 41वां वर्ष, ये राजस्थान की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति में ये मिसाल बन जाए कि हम सब लोगों ने मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को पुरखों से प्रेरणा लेकर और ज्यादा मजबूती और ऊंचाई देने का संकल्प लिया है। आप सब लोग आए, पधारे और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और देश की तरक्की पसंद रही, इसलिए वो विचार जो दुनिया में नकार दिया गया, आपको ध्यान होगा 100 वर्षों से कुछ वर्ष बाद दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ नारा लगा। एक आकर्षण था, उस नारे में पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, लेकिन उनकी नीतियां न उन नारों से साम्यता रखती थी, न उस देश से रखती थी, न गरीब से रखती थी। इसलिए वो इतिहास का हिस्सा हो गए। वो जो लोग दम भरते थे कि आजादी हमारी मिल्कियत है, सत्ता हमारा अधिकार है, उनको इसी हिंदुस्तान की जनता ने भ्रष्टाचार के मामले में, अराजकता के मामले में, जातिवाद के मामले में, इस तरीके के तमाम मामलों में हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में उनकी विदाई कर दी थी। पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के नक्शे तक आज वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि उनका विचार, उनकी नीतियां देश से साम्यता नहीं रखती। और इसलिए मित्रों, तमाम वो विचार और तमाम वो ताकतें, उनको तकलीफ है इस बात की कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है, देश में बदलाव क्यों हो रहा है, देश आज स्वाभिमान के साथ खड़ा क्यों है। और इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे, वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि देश जातियों में बटे, देश धर्म, पंथ और मजहब में बटे, देश नारों में बटे। और इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी और उसको धीरे धीरे इस देश में इस तरीके की अराजकता फैलाने का काम किया। कार्ड हिंदुस्तान के किसानों की दशा और दिशा बदलने का ये पहला परिणाम था, जिससे हिंदुस्तान के किसानों को ताकत मिली। फसलों की बीमा योजना और आज पीएम किसान सम्मान निधि, जो केवल देश की नहीं दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। 11 करोड़ किसानों को
1,15,000 करोड़ का सीधा सीधा ट्रांसफर किसानों के खाते में होता है। ये अनूठी योजना किसानों के संबल और सम्मान के लिए, और इसलिए तमाम इस तरीके की नीतियां जब हम लोग शासन में आए तो सुशासन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत संक्षिप्त में संकेत किया कि इस देश में बुनियादी विकास की जरूरत थी। शौचालय नहीं थे, गैस कनेक्शन नहीं थे, आवास इनके छत नहीं थी सर पर, जनधन के खाते नहीं थे। इस तरीके से इस देश को बुनियादी विकास को ऊंचाइयां दी, और आप और हम सब लोग साक्षी हैं किस तरीके से कश्मीर की घाटी पर जवान शहीद होते थे। आप लोग जब सुबह अखबार पढ़ते थे तो उनके खून से रंगे होते थे, आतंकवादियों की गोलियों से कितने लोग छलनी होते थे। आपके मन में कदाचित यही आता था कि कश्मीर की समस्या का समाधान होगा तो केवल अनुच्छेद 370 के खात्मे से होगा। लोगों को भरोसा नहीं होता था। 3 दिन पहले यहाँ पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था। हमारे बहुत सारे सैनिक अधिकारी और यहाँ सेना के लोग थे, वो कहते थे कश्मीर में हमारी ड्यूटी होती थी तो हमें इतना नीचा देखना पड़ता था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस तरीके का मनोबल बढ़ाने वाला कोई उपक्रम होता नहीं था। सेना के पास साजो सामान नहीं होता था, संसाधन नहीं थे, और जिस पर आतंकवादी ये कहते थे कि हमारी जमीन पर आपका स्वागत है। हम कहते थे कि हम आपकी सेवा के लिए आए, सुरक्षा के लिए आए। लेकिन उन्हीं सैनिक अधिकारियों ने कहा कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर देश के गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 के खात्मे का ऐलान किया। आप में से बहुत लोग, बहुत परिवारों के लोग श्री राम जन्मभूमि के उस आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे। आजादी के आंदोलन के बाद लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन 1975 में, और उस आंदोलन के बाद तीसरा बड़ा आंदोलन श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन। इस देश में इतने वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक दल, जो मुख्य राजनीतिक दल थे, उन्हीं के दल के प्रमुख लोगों ने राम सेतु के प्रसंग में एफिडेविट तक दे दी कि राम काल्पनिक पात्र थे, जिनकी राम में आस्था नहीं थी, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज आपने देखा 500 वर्षों के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान से आज उनको सम्मान मिला और भगवान राम को भव्यता मिली। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ। इसलिए कार्यकर्ता साथियों और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे थे कि इस देश में हम लोग राष्ट्रवाद के आधार पर आगे चलते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध है, और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आहुति भी दी। आज भी वो सिलसिला बंगाल और केरल में जारी है, लेकिन बावजूद उसके कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं हुआ, जनता का जन समर्थन कम नहीं हुआ। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, ये भारत के मजबूती की और सशक्त होने की गारंटी। इसी के बीच के कालखंड में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हुई। उन तमाम घटनाओं में भी भारतीय जनसंघ की भूमिका एक राष्ट्रवादी मजबूत संगठन के रूप में रही। अपने विचारों से, व्यवहार से इस प्रदेश में भी और देश में भी किस तरीके से हम पूरे समग्र समाज को जोड़कर अपनी नीतियों के आधार पर अपने लोगों को अपना बनाए, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता भी मिली। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जब शुरुआती दिनों में 3 सीटें और 3% वोट होते थे, और एक समय 1984 में जब सिर्फ 2 जीते तो भी उपहास का पात्र पार्टी बनी। लेकिन उन तमाम हमारे नेताओं ने न जज्बा छोड़ा, न संकल्प छोड़ा, न परिश्रम छोड़ा, और उसी का कारण है कि आज हम 303 की लोकसभा की सदस्य संख्या के साथ आज दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े 18 करोड़ की सदस्य संख्या के राजनीतिक पटल पर सबसे बड़े संगठन है। हम गौरव कर सकते हैं कि हमारे उन संघर्षों का, हमारे उन पूर्वजों का इतिहास हमें प्रेरणा देता है। हम गर्व कर सकते हैं कि जब जब सत्ता आई तो हमने उन पूर्वजों के, उन पुरखों के आदर्शों को नहीं भूला,
और उनकी कलम से जो नीतियां निकली उन नीतियों को जमीन पर उतारा। शेखावत साहब के साथ समय में काम के बदले अनाज योजना एक अनूठी योजना थी जिससे गरीबों को संबल मिला और उसी अंत्योदय की अवधारणा को राजस्थान में एक तरीके का सम्मान मिला। मित्रों, इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस देश को लोकतंत्र को अक्षुण्ण कैसे रखें, उसकी मजबूती कैसे रहे, और इसलिए हमने अपने पूर्वाग्रह छोड़े और आप सब साक्षी इस बात के कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में 26 दलों के गठबंधन को लेकर इस तरीके के एक संयुक्त घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो के साथ में काम किया। और वो कालखंड था जब लोग हिंदुस्तान की कमजोरी की चर्चा करते थे। तो मैं आज श्रद्धा से स्वर्गीय वाजपेयी जी को याद करता हूं और राजस्थान की ये धरती भी उनके करामात की, उनकी ताकत की, उनके स्वाभिमान की प्रतीक है कि जब पूरी दुनिया की निगाह थी कि भारत परमाणु संपन्न बनेगा या नहीं बनेगा, तो प्रतिबंधों के बावजूद भी पोखरण की राजस्थान की धरती पर परमाणु परीक्षण करके वाजपेयी जी ने यह जता दिया कि हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं है, दुनिया के सामने स्वाभिमान के साथ खड़ा है। 41वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संघर्ष के बारे में और पार्टी के विपक्ष के नाते भूमिका के बारे में और शासन में हम लोगों के किए गए काम के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारगर्भित रूप से बातें अभी हमारे समक्ष रखी हैं। मित्रों, अभी राजेंद्र गहलोत जी कह रहे थे कि मैं 6 अप्रैल 1980 के दिन उस दिन का साक्षी हूं, मुंबई के अधिवेशन का, दिल्ली के। और उस अधिवेशन में और अधिवेशन के बाद जो मुंबई का अधिवेशन हुआ, उस मुंबई के अधिवेशन में स्वर्गीय वाजपेयी जी ने जो उद्बोधन की अंतिम पंक्तियां कही थी कि मैं पश्चिम घाट के किनारे खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। ये कमल खिला और पूरी दुनिया ने देखा कि आज कमल की धाक केवल प्रदेश और देश में नहीं, पूरी दुनिया में। मोहम्मद करीम छागला जी उस अधिवेशन में थे। उन्होंने कहा कि मैं इस अधिवेशन में लघु भारत का रूप देखता हूं और ये भविष्यवाणी करता हूं कि आज का ये दल देश का सबसे बड़ा दल बनेगा। जो भविष्यवाणी की वो सही साबित हुई, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो 21 अक्टूबर 1951 का जनसंघ, उस जनसंघ की स्थापना के पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक दृष्टिकोण। लेकिन आप सब जानते हैं, इतिहास आपने पढ़ा है कि दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत भीड़ है। उस भीड़ में संगठन एक निश्चित विचार के साथ आगे चलता है और आज पूरी दुनिया को भी ये समझ आती है कि वही विचार, वही दल और वही नीतियां, वही संगठन अस्तित्व में रहेंगे। ये बहस दुनिया में अनेक अवसरों पर चलती है कि कौन सा विचार, कौन सा संगठन और कौन सी नीति ठीक है। लेकिन आज पूरे विश्व में जितने भी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका देश, उसकी माटी, उसका विचार होता है। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के उस मुखर विचार से इस भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। और आप सब ने देखा कि देश की एकता और अखंडता के उस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने के बाद ये दुनिया के राजनीतिक इतिहास की बिरली घटना होगी कि
कि अपने दल के एजेंडे के लिए कोई पार्टी का सरपरस्त अपने आप को उसी कश्मीर घाटी में इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दे, ये दुनिया का अनूठा उदाहरण है। मित्रों, हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि उस राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ये जनसंघ आगे बढ़ा, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लेखनी और वाणी से गरीब के कल्याण की, लोक कल्याण की जो उदात्त भावना थी, वो उनके कलम और वाणी से जब निकली, वो अंत्योदय की प्रेरणा बनी, और वही अंत्योदय की प्रेरणा आज हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। हमारे इस राजस्थान की धरती पर भी भारतीय जनसंघ का जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का रहा है, और इसलिए मैं श्रद्धा से स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को याद करूंगा कि किन परिस्थितियों में इस पूरे मरुस्थल में यात्राएं करके उस विकट संघर्ष से जनसंघ को खड़ा किया। मुझे पुराने लोग बताते हैं कि जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए यदि किसी का जिक्र होता था तो लोग गांव छोड़ देते थे। वोट मांगने के लिए संघर्ष होता था, लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन उस संघर्ष से स्वीकारोक्ति तक और स्वीकारोक्ति के बाद कार्यकर्ताओं की संख्या तक और कार्यकर्ताओं की संख्या के बाद में एक बड़े संगठन को खड़ा करने तक और संगठन को खड़ा करने के बाद सत्ता तक एक लंबा संघर्ष था। मैं आज उनको आप सबकी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि ऐसे हमारे तमाम नेता जिन्होंने संघर्ष से इस राजस्थान में जनसंघ को ऊंचाइयां दी। हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं, और सच्चाई ये है कि हम कभी गर्व नहीं करते कि हमारा दल जीता। हम हमेशा इस बात का गर्व करते हैं कि देश के लोगों ने हमें जिताया। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन नहीं कर पाते, वो उनके समझ के परे। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस साथ करके चलेंगे और हमें नहीं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ये गौरव का समय भी है और ऐसा नेतृत्व आज हमको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आप सबकी तरफ से, करोड़ों लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनके मार्गदर्शन पर हम सब लोग अक्षर करेंगे। और 5 राज्यों में आज जो चुनाव भी हो रहे हैं उसमें भी उद्बोधन देशभर के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, ऐसा निवेदन करता हूँ। नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और विशाल भाजपा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है, ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को अपना योगदान देने वाले मुखर्जी
पंडित दीनदयाल बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।